I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. ये कब कहा है कि अफलाक से जन्म लेगा, वो खुशखिसाल इसी खाक से जन्म लेगा। 5 जनवरी 1928 को बर्रे सगीर की मुमताज सियासी शख्सियत और हरियाणवी राजपूत सर शाहनवाज भुट्टो के यहाँ एक ऐसे सितारा बख्त बच्चे ने जन्म लिया जिसने मुस्तकबिल के महजरनामे में महकूम और मजलूम तबकात के लिए हुर्रियत फिक्र, जहद मुसलसल, बेबाकी इजहार और मज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की। पहले गरीबों की रहमत, पहले गरीबों की खुशी, पहले गरीब कहें कि इंसाफ हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं हम कामयाब हैं। जिसे सितम गुजीदा और महरूम लोगों ने कायदे अवाम और मुहज्जब दुनिया ने सियासी तारीख में दानिश, लियाकत और मज़ाहमत की बेमिसाल अलामत करार दिया। चमकदार आंखों और तीखे खालो खत वाले धान पान से इस नौमौलूद का नाम जुल्फकार अली भुट्टो रखा गया, जो तूले तारीख में इसमें बामुसम्मा साबित हुआ। भुट्टो सर शाहनवाज और खुर्शीद बेगम के आंगन में खिलने वाले तीसरे फूल थे। एक भाई बचपन जबकि दूसरा 39 बरस की उम्र में खुदा को प्यारा हो गया। वालिद मुतमव्वल और साहिब हैसियत थे, लिहाजा कमसिन भुट्टो की इब्तदाई तालीम के लिए मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल्स का इंतखाब किया गया। सियासत और फतानत तो बाप से वर्से में मिली ही थी, लेकिन ऐसी दर्सगाहों ने उनकी खाबीदा सलाहियतों को मजीद सैकल किया। लड़कपन में ही पहले एक नेशनलिस्ट लीग नामी समाजी तहरीक के फाल रुकन रहे और फिर एक तालिब इल्म और रोशन फिक्र नौजवान की हैसियत से तहरीक पाकिस्तान में भी बकदरे जुस्सा अपना हिस्सा डाला। ये वो दौर था कि जब बर्रे सगीर की सियासी फजा में पाई जाने वाली बेचैनी और इनकलाबी तहरीकों ने भुट्टो की सियासी बलूगत की खूब तामीर की और उन्होंने अमली तौर पर एक अजीम सियासी इनकलाब का अमली तजर्बा किया। 1943 में जवां साल भुट्टो शादी के बंधन में बंध गए, जो ज्यादा देर तक कायम न रह सका। 1947 में वो आज़िम अमरीका हुए और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया बार्कले में पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। यहाँ ज़हीन और खुश ख्याल भुट्टो ने इल्म दानिश के नए जहानों का जायका चखा और एक नए और यकसर मुख्तलिफ इल्मी, फिक्री और समाजी माहौल में उनके निज़ाम फिक्र को नई जहतों से हमकनार किया। यही ताज़ा दम और जोशीले भुट्टो की सोशलिज्म और दीगर फ़लसफ़ाए तमद्दन से पहली मुलाकात हुई। मुतजस्सिस भुट्टो ने ख़ास तौर पर सोशलिज्म का मुतालिया यूं किया कि उसके बुनियादी फ़लसफ़े और मारूज़ी हालात में मुस्लिम दुनिया में उसके नफूज़ और इतलाक़ के मुमकिनात पर बाकायदा लेक्चर्स देने लगे। नई फ़िक्र और नज़रिए से आरास्ता और पैरास्ता भुट्टो ने 1950 में बरतानिया का रुख किया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से LLB और LLM जबकि लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। 8 सितंबर 1951 को भुट्टो की अज़दवाजी जिंदगी में एक खुशगवार मोड़ आया और वो दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए। इस बार भुट्टो के हुजलाए अरूसी में आने का शर्फ बेगम नुसरत इस्फहानी को मिला, जो बाद में चलकर बेगम नुसरत भुट्टो कहलाईं। कराची में रहाइश पजीर साहिब हैसियत ईरानी खानदान की खुश शक्ल, कुशादा फिक्र और ज़हीन खातून। 1952 में भुट्टो के यहाँ दुख्तरे मशरक बेनजीर, 1954 में मुर्तजा,
1957 में सनम और 1958 में शाहनवाज की वलादत हुई। अब यहां से भुट्टो के ताबनाक सियासी सफर का आगाज होता है। 1957 में वो सिकंदर मिर्जा की काबीना के कम उम्र तरीन रुकन चुने गए और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। भुट्टो की जहानत, फतानत, कुव्वत इस्तदलाल, खुद एतमादी और सियासी बसीरत को देखते हुए 1958 में उन्हें सदर अय्यूब खान की काबीना में वजारत पानी और तवानाई का कलमदान सौंपा गया। खुदादार सलाहियतों और काबिलियत ने रंग दिखाया तो 1960 में उन्हें कॉमर्स, इत्तलाआत और सनतों की वजारतें भी तफवीज कर दी गईं। भुट्टो अपनी लियाकत, तंदही और कारकर्दगी की बदौलत सदर अय्यूब के इंतहाई करीबी और बाएतमाद सियासी मुशीर की हैसियत इख्तियार कर गए। अय्यूब खान घाक और मर्दम शनास आदमी थे, लिहाजा उन्होंने इस तैग आबदार और जौहर बेमसील से खूब इस्तिफादा किया। 1960 में होने वाले पाक भारत सिंध तास मुआहदे और 1961 में सोवियत यूनियन के साथ होने वाले मुख्तलिफ अहम मुआहदों में भुट्टो ने सदर अय्यूब की मुआवनत की। यूं इस मर्दे बा कमाल के जौहर खुलते गए और मुस्तकबिल की सियासी बसात भुट्टो के कदमों में बिछती चली गई। मैं आसमान उचकने की ठान लेता हूं, गर एक लम्हा मेरी दस्तरस में आता है। भुट्टो का सियासी निजाम फिक्र सोशलिज्म में जड़ें रखता था। वह सोशलिज्म को सिर्फ फलसफे की हद तक नहीं बल्कि जमीनी हकायक की मुताबिकत और मुसाबकत में समझने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अभी वो इस मकाम और नहज के इंतजार में थे कि जब वो अपने सियासी नजरियात की अमली ताबीर और आबियारी की तरफ कदम उठा सके। यही वजह है कि जब 1963 में वो वजीर खारजा मुकर्रर हुए तो उन्होंने आलमी तनाजुर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की दुरुस्त सिमत का तयन किया। उन्होंने चीन के साथ करीबी और दूर रस ताल्लुकात की बुनियाद रखी और इन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने के लिए उन लम्हों में भी चीन का साथ न छोड़ा कि जब ताइवान के मसले पर सोवियत यूनियन समेत कई अहम मुल्कों ने चीन को तन्हा कर दिया। बतौर वजीर खारजा भुट्टो को इस अमर का अदराक था कि चीन से आने वाले वक्तों में आलमी सियासत की एक फैसला कुन सियासी और इक्तसादी ताकत के तौर पर उभरने वाला है। ये भुट्टो की सियासी बसीरत का नतीजा था कि एक तरफ पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर चीन का मजबूत हामी था तो दूसरी तरफ अमरीका और रूस जैसी ताकतों के साथ भी ताल्लुकात खुशगवार थे। यही वो जमाना था जब भुट्टो कौमी सियासी मंजरनामे के साथ साथ आलमी उफक पर इनफरादी हैसियत में एक मजबूत, ज़हीन और कामयाब सियासतगर की हैसियत से अपनी पहचान और साख बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने निडर, दलेर और दो टोक अंदाज में वजारत खारजा की जमान संभाली और कामयाबी के साथ तेजी से बदलते हुए आलमी तनाजुर में पाकिस्तान की दुरुस्त पॉलिसियों का तयन किया। अरब ममालिक, पोलैंड और जर्मनी समेत कई अहम यूरोपीय मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इक्तसादी और दफाई मुआहदों की बुनियाद डाली। खित्ते में भारत की बालादस्ती को चैलेंज किया और इसकी अस्करी इमदाद पर अमेरिका जैसी ताकतों को बिला खौफ व खतर तनकीद का निशाना बनाया। मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। 1965 की पाक भारत जंग के बाद भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के साथ तारीखी मुआहदा ताशकंद में भी अय्यूब खान को भुट्टो का साथ हासिल रहा
اور سرحدوں کے پرانے سروں پر حد بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمیت کئی معاہدے خوش اسلوبی سے انجام پائے۔ قائد عوام نے جہاں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ایوب خان کی بھرپور معاونت اور مشاورت کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا، وہیں انہوں نے بعض فیصلوں اور پالیسیوں پر جرأت رندانہ کے ساتھ ایوب خان کو شدید ہدف تنقید بنایا۔ جون 1966 میں بھٹو نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور حکومت کے رویے اور ہٹ دھرمی سے نالا ہو کر ایوب خان کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور عوامی عدالت کا حصہ بن گئے۔ عوام نے بھٹو کے اس فیصلے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا، جو پہلے ہی بھٹو کی دلیرانہ خو اور سیاسی بصیرت کے دلدادہ تھے۔ ہر شہر اور ہر عوامی فورم پر بھٹو کا پرتپا خیر مقدم کیا گیا اور یوں ان کی محبت عوام میں دور تک سرایت کر گئی۔ ایوب کابینہ سے استعفے کے بعد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ایک عظیم قائد کا ظہور دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں بھی گرجے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس حیات افروز آواز کی جانب لپکا۔ اب بھٹو سے وابستہ لوگوں کی امیدوں کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ بھٹو زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے۔ انہی عوامی خواہشات کی تابعداری میں بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو یار درینہ ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائش گاہ پر دیگر نظریاتی ساتھیوں کے جلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اسلام ہمارا عقیدہ، سوشلزم ہماری معیشت اور جمہوریت ہماری پالیسی کا نعرہ بلند کیا۔ میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہے اس ملک، میں نے ملک میں عوام کے ذہن میں تبدیلی لائی۔ میں خود ذمہ دار ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس حد تک میں نے کسانوں اور مظاہروں اور ہاریوں کے ذہنیت میں تبدیلی لائی۔ یہ بہت بڑی فتح ہے، اور بھی اگر اصلاحات نہ ہوتے یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے عوام کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ حال نہیں ہو سکیں گے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے، یہ کام کو بگاڑیں گے، یہ کام کو بڑھائیں گے نہیں، ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا او خدا کے لیے عوام کو، عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو۔ اس دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسے نظریے اور فکر نے جنم لیا جس نے پورے ملک کی روشن خیال، کشادہ فکر، لبرل، جمہوریت پسند اور سوشلسٹ قوتوں کو اپنی اصولی جد و جہد کے لیے ایک پلیٹ فارم اور قیادت مہیا کی۔ پیپلز پارٹی کا قیام ایوب حکومت کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں تھا۔ بھٹو نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انتخابات کے فوری بعد ڈاکٹر مبشر حسن کو بنگلہ دیش روانہ کیا، جو شیخ مجیب الرحمان کو مخلوط حکومت کے لیے رضامند کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن جنرل یحییٰ کی غلط پالیسی اور بد انتظامی نے معاملات کو تباہی کی حدوں تک پہنچا دیا۔ شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلا کر پاکستان سے علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یحییٰ خان نے فوری طور پر فوجی آپریشن کا حکم دیا۔ بھٹو نے غیر دانشمندانہ اقدامات پر جنرل یحییٰ کو ہدف تنقید بنایا تو انہیں بھی گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ عراق، لیبنان، موراکو، مراکش، الجیر، سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ بلاخر اندرونی خلفشار اور بیرونی سازشوں کے نتیجے میں 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ 20 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ نے استعفیٰ دے کر اختیارات بھٹو کے سپرد کر دیے اور یوں
وہ پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستانی قوم اعصابی شکست سے دوچار تھی اور بھیانک ٹوٹ پھوٹ سے گزر رہی تھی۔ شکست خوردگی کے اس اندھیرے میں بھٹو ایک بار پھر امید کا چراغ بن کر نمودار ہوئے۔ I want to tell you that I have come in at a very late hour, at a decisive moment in the history of Pakistan. We are facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan, a prosperous and a progressive Pakistan, a Pakistan free of exploitation, the Pakistan envisaged by the Quaid-e-Azam. انہوں نے ایک بار پھر روایتی انداز میں اپنا مکہ ہوا میں لہرایا اور گرجدار آواز میں نئے سرے سے زندگی آغاز کرنے اور بقا کی جنگ لڑنے کا اعلان کیا۔ بھر جائیں گے جب زخم تو آؤں گا دوبارہ، میں ہار گیا جنگ مگر دل نہیں ہارا۔ یہ پاکستانی تاریخ کا نازک ترین دور تھا۔ ملک دو لخت تھا، عوام مایوس تھے، صنعتیں تباہی کا شکار تھیں، معیشت دگرگوں تھی اور 93,000 قیدی بھارت کی قید میں تھے۔ جہاں پاکستان بیرونی خطرات کی زد میں تھا، وہیں کئی اندرونی مسائل کے ناگ بھی پھن پھیلائے کھڑے تھے۔ ملکی وحدت سانحہ سقوط ڈھاکہ کے بعد قومیت کے نام پر کئی اندرونی خطرات اور چیلنجز سے دوچار تھی۔ ایسے میں بھٹو نے ایک عظیم قائد کا کردار نبھایا، عوام کی ڈھارس بندھائی اور وفاقی اور پارلیمانی نظام بحال کرنے اور نئے آئین کی بات کی۔ جمہوری سفر کو تعطل سے بچانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا، جنرل یحییٰ کی نظر بندی کا حکم دیا اور شیخ مجیب الرحمان کو قید سے رہا کر دیا۔ قومیت کے نام پر اٹھنے والے اندرونی فتنوں کو کچلنے کے لیے ایک بھرپور خفیہ اور فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ نئی کابینہ اور نئے آرمی چیف کا تقرر عمل میں لایا۔ سوشلسٹ اقتصادی انقلاب کے لیے 1972 میں تمام بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا۔ ٹریڈ یونینز اور مزدوروں کی فلاح کے لیے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ زرعی اصلاحات کی، بنگلہ دیش کو سیاسی طور پر قبول کر کے تدبر اور فراست کا ثبوت دیا۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے کے بعد 93,000 پاکستانی قیدیوں کو رہائی کی نوید سنائی، 5,000 اسکوائر میٹرز کا علاقہ واپس لیا اور کشمیر کی سرحد پر سیز فائر کا اعلان کیا۔ 14 اگست 1973 کو بھٹو اکثریتی رائے سے وزیر اعظم اور فضل الہی چودھری صدر منتخب ہوئے۔ اپنے 5 سالہ دور حکومت میں بھٹو نے نامساعد حالات اور سنگین چیلنجز کے باوجود پاکستان کو ترقی اور بڑھوتری کی نئی راہوں سے روشناس کروایا۔ سوشلسٹ اور روشن خیال معاشرے کے قیام کی جانب سفر کا آغاز کیا گیا۔ داخلہ پالیسی کے ساتھ ساتھ خارجی معاملات میں بھی انقلابی اقدامات اٹھائے گئے اور صنعتی اور تعلیمی انقلاب کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی اور مزدور طبقے کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے دوررس پالیسیاں مرتب کی گئیں۔ 1973 کا آئین بھٹو کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس پر پاکستانی تاریخ ہمیشہ ان کی ممنون رہے گی۔ پاکستان پر بھٹو کا دوسرا بڑا احسان نیوکلیئر پروگرام ہے، جس کے لیے اس مرد با کمال نے گھاس اور پتے کھانے کا اعلان کیا اور عالمی سطح پر اس منصوبے کے بنیاد گزار اور باپ تسلیم کیے گئے۔ بھٹو بیرون ملک کام کرنے والے منیر احمد ملک اور عبدالسلام جیسے پاکستانی ایٹمی سائنسدانوں کو وطن واپس لایا۔ I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, I do not want, my government policy is not to have a nuclear bomb. I have said it, that my government policy is not to have a nuclear bomb.
But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? This is the most vital field. If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, because these peaceful purposes can be turned into purposes for war. And we say that we are prepared to give every guarantee, every assurance that we will not turn it for purposes of making the bomb. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. 1977 में भुट्टो के खिलाफ 9 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक इत्तेहाद वजूद में लाया गया। जमहूरियत परस्त भुट्टो ने यहाँ भी जमहूरी कुव्वतों के जज्बात का एहतराम किया और इंतखाबात का एहतमाम किया। इंतखाबात में नेशनल अलायंस को शिकस्त से दो चार होना पड़ा और कामयाबी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के कदम चूमे, लेकिन जमहूरियत का राग अलापने वाले इस अलायंस ने भुट्टो का अवामी मैंडेट मानने से इनकार करते हुए इलेक्शन में धांधली का बोगस और बेबुनियाद इल्जाम आयद करके मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। 8 जनवरी 1977 को जमहूरी कुव्वतों की बाहमी रेशा दवानी और बेवकूफियों ने एक बार फिर आमरीत को खुशामदीद कहा। अवाम के महबूब और हर दिल अजीज रहनुमा की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर भुट्टो के नामजद किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। अवाम की जंग लड़ने वाले भुट्टो को जेल में डालकर आमिर जियाउल हक ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात का वादा किया जो कभी वफा न हुआ। जेल से रिहाई मिली तो तारीख ने एक बार फिर शेर को ललकारते धाड़ते और आमरीत का तिया पांचा करते देखा। एक बार फिर भुट्टो अवाम की आवाज थे और पूरा पाकिस्तान अपने महबूब कायद के साथ खड़ा था। अवामी राय और जोश और जज्बा आमरीत और उसके मंसूबा साजों के लिए किसी संगीन खतरे से कम न था। लिहाजा अगली कहानी का स्क्रिप्ट बहुत सोच समझ कर लिखा गया ताकि हक सच और मज़ाहमत की ये आवाज एक ही बार हमेशा के लिए दबा दी जाए। 77 को भुट्टो को नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। फखरुद्दीन जी इब्राहिम, अब्दुल हफीज पीरजादा और याया बुख्तियार पर मुश्तमिल वकला के पैनल ने भुट्टो की जानिब से मुकदमे की पैरवी की और 10 रोज बाद भुट्टो रिहा हो गए। ताहम भुट्टो की तिलस्माती शख्सियत से आशना बुज़दिल आमिर ने भुट्टो की जमानत मंजूर करने वाले जज का तबादला करके 3 रोज बाद ही उन्हीं इल्जामात के तहत भुट्टो को फिर गिरफ्तार कर लिया और फिर अदल के साथ एक ऐसे बदतरीन खिलवाड़ का आगाज हुआ जिसकी मिसाल तूले तारीख में नहीं मिलती। अदालती कत्ल का यह शर्मनाक ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। साजिशगरों और पाकिस्तान दुश्मनों की कोशिशें रंग लाईं और 18 मार्च 1978 को पाकिस्तान के उस कम मिसाल मोहसन को अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों की मिली भगत से नाकर्दा जुर्म पर सजाए मौत सुना दी गई, जिसने सारी जिंदगी अवाम और पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद की और सालमियत के महाज पर चुमुखी जंग लड़ता रहा। इस हैरान कुन और शर्मनाक फैसले की कज्जियों, खामियों, कोताहियों और ज्यादतियों पर तबसरा करते हुए सारी कार्रवाई के ऐनी शाहिद साबिक अमरीकी अटॉर्नी जनरल रिम्से क्लार्क ने फैसले को
मजाक करार देते हुए लिखा कि मुकदमे के गवाहान उस वक्त तक पुलिस की हिरासत में रखे गए कि जब तक उन्होंने एतराफ नहीं कर लिया, जो हर जरा पर अपनी शहादत और बयान बदलते रहे, और अगर पेश की गई शहादत पर यकीन कर भी लिया जाए तब भी भुट्टो को कसूरवार साबित नहीं किया जा सकता। सिर्फ रमज़े क्लॉक ही नहीं, दुनिया भर के माहिरीन कानून, मुदब्बर, सियासतदानों, दानश्वरों, इंसानी हकूक की इलमबरदार तंजीमों और सरबराहान ममलकत ने फैसले को गैर मुनसिफाना और साफ जुल्म करार देते हुए भुट्टो की रिहाई का मुतालबा कर दिया। लेकिन एहसान फरामोश आमिर जनरल ज़ियाउल हक के दिमाग में कुछ और था। स्क्रिप्ट के मुताबिक तमाम मरहले आसानी से तय हो रहे थे और दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर कायदे अवाम को मंजर से हटाने का मंसूबा कारगर जा रहा था। सफाक आमिर को भुट्टो के कत्ल की इतनी जल्दी थी कि अदालती लुआज़मात और इंसाफ के सारे तकाजे पैरों तले रौंद दिए गए और सारी अपीलें मुस्तरद कर दी गई। भुट्टो के अदालती ट्रायल की दिल खराश और शर्मनाक कहानी इस हकीकत का बैन सबूत है कि फौजी आमिर और उसके आका भुट्टो को मशक़े सितम बनाने का पूरा तहिया कर चुके थे, जबकि नाम निहाद अदालती ट्रायल का ड्रामा सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया था। लेकिन जालिम की कोई भी खुए सितम भुट्टो का सर न झुका सकी। इस मर्द आजाद ने रोने, गिड़गिड़ाने और आमरीत के कदमों में गिरने से इनकार करते हुए वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया कि तारीख के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं आमिर के हाथों मारा जाऊं। चमकती आंखों वाले भुट्टो ने मौत की स्याही को शफक आसार नजरों से देखा और 4 अप्रैल 1979 को इनकलाब, हुर्रियत, दानिश, मज़ाहमत, फिक्र, तरफ़्फ़ो, इस्तदलाल, यकीन, जिद्दोजहद की ये सब्ज़ और हयात आफरीन इलामत दार की खुश्क टहनी पर वार दी गई। At the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. Nobody else knew, nobody else was aware. 4 अप्रैल 1979 को जो दार पर झूला वो भुट्टो नहीं, आमिर का वहम था, क्योंकि भुट्टो एक अकीदा है और अकीदे मिटने के लिए जन्म नहीं लेते,